और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। सबसे पहले खबर बागेश्वर से, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार अंतिम दौर में है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो किया। शहर के मुख्य सड़कों से होकर रोड शो निकाला और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि बागेश्वर में जो काम चंदन रामदास ने किए, उन्हीं कामों को पार्वती दास आगे बढ़ाएंगी। सीएम धामी ने पार्वती दास को बड़े अंतर से जीत दिलाने की अपील की। हम सबको इस चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंदन रामदास की धर्मपत्नी, जिनको अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप सबके मध्य भेजा है। उनके कामों को आगे बढ़ाने का जिम्मा पार्टी ने भी उनको दी है। ऐसी बहन पार्वती दास जी। और अगली खबर रुड़की से, यहां भगवानपुर इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में भारी नुकसान की खबर है। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है। देहरादून के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुए रजिस्ट्री घोटाले में मुख्य आरोपी और नामी वकील कमल विरमानी की जमानत खारिज हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट ने विरमानी की बेल खारिज करने के साथ साथ ही 2 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि देहरादून में 600 करोड़ से ज्यादा की सरकारी और खाली पड़ी जमीनों के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, फिर रजिस्ट्री ऑफिस से बदले गए और खुर्द-बुर्द करके करोड़ों की हेराफेरी हुई है। सीएम धामी के आदेश पर बनी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अब ईडी भी जल्दी ही इसमें एक्शन लेने वाली है। आरोपियों की अकूत संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि रजिस्ट्री ऑफिस के अफसरों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिससे सवाल उठने लग गए हैं। उसमें था, ये तो एक छोटे से वहां कर्मचारी थे जो कि सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। उन लोगों को गिरफ्तार करके इन्होंने जेल भेज दिया है कि इसमें कौन कौन लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के सम्मिलित थे या कोई अधिकारी, क्योंकि अधिकारी भी इसलिए हो सकता है कि भाई कोई ना कोई तो इसका मालिक होगा ही होगा। तो वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ सो रहे थे? अगर वो सो रहे थे तो ये गंभीर लापरवाही है। अगर उनकी भी संलिप्तता है तो पुलिस को इस बारे में भी जांच करनी चाहिए। तक 7 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और 9 लोग अभी तक पुलिस ने इसमें अरेस्ट करके जेल भेजे। बाकी भी आगे भी जांच जारी है पुलिस की, और जो भी इसमें आगे जो आएगा, जिसका भी रोल होगा, उसी हिसाब से पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी है वो करेगी। और अगली खबर देहरादून से, जहां दागी पूर्व आईएएस रामविलास यादव को जमानत मिल गई। मेडिकल ग्राउंड पर 3 हफ्ते की जमानत मिली है। पूर्व आईएएस रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के दायरे में है। विजिलेंस ने पूर्व आईएएस रामविलास को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब मेडिकल ग्राउंड पर 3 हफ्ते की जमानत मिली है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब गुंजी में स्थानीय लोगों और बीआरओ के बीच भारी विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर भावना चौधरी पर जनजातियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है बीआरओ रोड निर्माण के काम में लगे स्थानीय लोगों को हटा रहा है और उनकी जगह बाहरी राज्यों के लोगों को काम दे रहा है। इस मामले की शिकायत करने जब वे बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो भावना चौधरी ने उनके साथ गंदा व्यवहार तो किया ही, साथ ही अनुसूचित जनजाति की धार्मिक भावनाओं का मजाक भी उड़ाया। बीआरओ अधिकारी के खिलाफ ग्रामीण गुंजी में ही धरने पर बैठ गए हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख के धारचूला प्रशासन ने भी मामले को ज्ञापन देने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। तो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। कहा कि यदि महिला अपने बयानों को वापस नहीं लेती है, महिला अधिकारी, और स्थानीय लोगों को यदि काम पर नहीं रख के बाहरी लोगों को रखकर इसी प्रकार से मान के लोगों को उत्पीड़न किया जाएगा
तो स्थानीय लोग बड़े आंदोलन करेंगे। में कुछ ये भी बातचीत आई थी कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं लोगों के। तो आज हमारी भी कर्नल कोटनाला सर हैं जो BRO के यहाँ पे कमांडर हैं, उनसे बात हुई थी एंड कमांडर साहब अभी ऊपर जाएंगे गुंजी में और वो बता रहे हैं कि हम लोग खुद इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। क्या क्या जो भी लोकल्स के कंसर्न है उनसे बातचीत करके वहाँ पे हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। इधर रुड़की के सिविल अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। एक मरीज के खाने में कीड़ा दिखा, जिसकी शिकायत CMS से की गई। CMS ने संबंधित ठेकेदार को चेतावनी दी और फिर से शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं तीमारदारों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हैरानी जताई है। खाना लेकर आते हैं, उसमें दलिया में कीड़ा था। तो जैसे वाइफ खा रही थी तो उन्होंने दिखाया मुझे, फिर मैंने उन्हें बोला तो कह रहे कि धोखे पर गिर गया। फिर एक 2 की प्लेट में खाना ले गया, आज 2 रोटी उनमें वासी थी। महिला के खाने में कीड़ा गिंडार टाइप का आ गया था, तो उसके द्वारा तुरंत ही मुझे सूचित कर दिया गया था मेरे फ़ोन पर और फ़ोटो भी भेज दी थी, जिसको मैंने संबंधित ठेकेदार को तत्काल ही सूचित करा है और उसकी काफ़ी करके हम लोगों ने उसको चेतावनी जारी कर दी है। और देहरादून में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिना NOC के 7 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद सिंचाई विभाग की चीफ को सोमवार को लेटर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के CEO को ये लेटर भेजा जाएगा। लेटर के मुताबिक अक्टूबर 2022 में 7 इंजीनियर की NOC खत्म हो चुकी है, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RP सिंह, संजय पाठक, राजेश कुमार के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार, शैलेंद्र कुमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हर्ष कुमार और परशुराम के नाम शामिल हैं। और खबर देहरादून से, जहां दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज लोगो लॉन्च हुआ। देहरादून के राजपुर रोड पर एक होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस दौरान CM धामी ने इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का टारगेट रखा है। इस निवेश सम्मेलन को लेकर देश और विदेश में 8 और 9 रोड शो भी किए जाएंगे। प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित है, उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर लेंगे और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज थराली विधानसभा पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। वहीं पर CM धामी ने थराली विधानसभा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। CM ने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए और जनजीवन को सामान्य किया जाए। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए 2 सितंबर काला दिन है, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र के तहत गोली चलाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं CM ने कहा कि हम सभी मिलकर शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना सभी योगदान दें, ये अपील भी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता से की। वहीं हरिद्वार GRP ने फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर युवकों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मई महीने में बिहार के रहने वाले ऋषभ के साथ लूट की वारदात हुई थी। आरोपियों ने ग्राइंडर
नाम की फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर ऋषभ से दोस्ती की, फिर उसे मिलने के लिए हरिद्वार बुलाया। जब ऋषभ हरिद्वार पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की और उससे कैश, एटीएम और गोल्ड चेन छीन ली। उसके बाद ऋषभ ने अलग अलग थानों में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ऋषभ ने सीएम हेल्पलाइन में भी मामले की शिकायत की, जिसके बाद वीआरपी ने गिरोह के 3 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को 5,000 रुपए कैश, एक बाइक और कुछ आधार कार्ड बरामद हो चुके हैं। और उन्होंने इस घटना की कबूली दी है कि उन्होंने जो ऋषभ कुमार है इसको ये लोग बहराई कैंप की तरफ लेके गए थे और उसके साथ लूट की, और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि इनके साथ और मोनूपाल, रविकांत, अर्जुन और विनीता राणा उर्फ काका, ये सब लड़के इन्वॉल्व थे। डेंगू से डरे लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना से संक्रमित हुए लोगों में डेंगू का असर बेहद कम पाया गया। दून मेडिकल कॉलेज में हुई रिसर्च में पता चला कि कोरोना के कारण बनी एंटीबॉडी डेंगू से भी लोगों को बचा रही है। 189 डेंगू के मरीजों में ये रिसर्च किया गया और कोविड हो चुके मरीजों में डेंगू का असर काफी कम देखा गया, इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। चंद्रयान पर कदम के बाद अब सूर्य के सफर पर भारत निकल पड़ा है। खास बात यह है कि इस मिशन में नैनीताल का आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरिज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चंद्रयान फतेह के बाद जैसे ही सूरज की ओर भारत ने छलांग लगाई तो इसरो से लेकर नैनीताल के एरिज तक तालियां बज उठी। आदित्य L1 लॉन्च के दौरान नैनीताल में स्कूली बच्चों से लेकर शोध छात्र और वैज्ञानिक नजरें लगाए बैठे रहे। भी इंडिया का जब मिशन हो रहा है तो इसका एक तो ये बेनिफिट है कि ये L1 पॉइंट पे जा रहा है, जिससे 24 आवर्स हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं सन की। दूसरा इसमें जो VELC है, एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। उससे हम सन की मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दरअसल इस सोलर मिशन में नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की बड़ी भूमिका है, तो एरीज इसमें डाटा सेंटर का काम भी करेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी 4 महीने में पूरी होगी। वहीं इस दौरान ये L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा, साथ ही सूर्य से मिलने वाले प्रकाश और ऊर्जा और घटनाओं की जानकारी देगा। इसके साथ ही आदित्य L1 कई महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा। नैनीताल का एरिज संस्थान भी इसको लेकर खासा उत्साहित है। एक ऐसे एल्गोरिदम इजाद किया गया है जो एक उपकरण पर लगाया हुआ है, तो वो सूर्य से जब भी ऐसे बहुत सारा प्लाज्मा का एक बड़ा सा बादल निकलेगा जिसमें बहुत ही ऊर्जावान कण होते हैं, तो उसका पता लगाने का, उसमें तेजी कैसे आती है, उसका ये ऑटोमेटिक काम करेगा। बहरहाल नैनीताल इसरो के साथ नैनीताल का एरिज भी कदम से कदम मिलाए है और सब कुछ ठीक रहा तो भारत चंद्रमा के बाद सूर्य पर भी अपनी कामयाबी की छाप विश्व में छोड़ देगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े, उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। अब पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जाने की तैयारी में। 5 सितंबर को होगी वोटिंग। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने लंढौरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के लेन देन को लेकर महिला की हत्या हुई। पौड़ी के घुड़दौड़ी कॉलेज में 250 आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे। वेतन व्यवस्थित करने की मांग को लेकर गेट बंद कर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में अवैध खनन का खेल चल रहा है। वहीं पर एसएसपी का कहना है कि अलग अलग क्षेत्र में औचक छापेमारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। विजिलेंस के टोल फ्री नंबर 1062 पर पिछले 1 साल में तकरीबन 9000 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 23 भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप कर जेल भेजा गया।
उत्तरकाशी में पिछले 3 महीनों में सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे सफाई कर्मी परेशान हैं और कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हरिद्वार के यूपी से लगे 2 बॉर्डर्स पर बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण जल्द ही नारसन और चिड़ियापुर बॉर्डर पर प्रवेश द्वार बनाएगा। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही मौसम साफ हुआ, यात्रा भी रफ्तार पकड़ने लग गई है। हर दिन 2000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। मास्टर प्लान के काम भी चल रहे हैं। राज्य भर के बार एसोसिएशन शनिवार को नैनीताल में एकजुट होंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं और वकीलों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सभी बार एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की। देहरादून में गुरु राम राय विश्वविद्यालय में 18 राज्यों से आए योग के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स ने राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया। इस प्रतियोगिता में अमेरिका, वियतनाम, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के योग साधक प्रतियोगिता में शामिल हुए। कोटद्वार में डुगड्डा की पहाड़ी पर बसे आमसौड़ और जमरगढ़ी गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। घनी आबादी वाला आमसौड़ और जमरगढ़ी गांव पहाड़ी के ठीक नीचे बसा हुआ है और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं गांवों पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रात को ही गांव वालों को उनके घरों से बाहर निकाल दूसरे गांवों में जाने के निर्देश दिए। डर के साए में रह रहे गांव वाले दिन के वक्त अपने घरों में रहते हैं, जबकि रात का वक्त दूसरे गांवों में बिताते हैं। 50 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसके बाद ही गांव को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। थोड़ा सा आसमानी वो हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है और जो है हमें यहाँ से जो है घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है और घर दूसरे के घर में शरण ले रखे वहीं शिफ्ट हो रखे हैं। हमें तो बहुत डर है, रात को हम बेचैनी है। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चों का अभी 1-1.5 महीने का बच्चा 1.5 महीने भी नहीं हुआ, उसको लेकर रात इधर उधर जाते रहते हैं। सवेरे आते हैं अपने घर में थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, बारिश आ जाती है तो हम ऐसे भूखे चले जाते हैं। बहुत परेशानी है। प्रशासन आया, पटोरी आया, रात को उस दिन पुलिस आया, घर से बाहर निकलो सवेरे पटो। साथ ही अभी सुरक्षा के दृष्टिगत ये किया था कि भाई उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दें अभी फिलहाल, लेकिन उसमें अभी जो हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इसमें कि भूगर्भीय सर्वेक्षण इसका जो है कराया जाएगा और यदि उसमें जो है इस तरह की जो कि तकनीकी चीज़ें हैं और भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के उपरांत जो है फिर उनको जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी की लाइफलाइन तामाखानी सुरंग में पानी का रिसाव बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद भी उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर तांबाखाड़ी सुरंग में पानी का रिसाव नहीं रुक पाया। हालात ये हैं कि नियमित सफाई नहीं होने से पानी के रिसाव के कारण सुरंग में जगह जगह कीचड़ और गंदगी है, जिससे स्थानीय लोगों का चलना दूभर हो गया है। कई लोग सुरंग के अंदर घायल भी हो चुके हैं। एक तरफ सुरंग के बाहर गंदगी से लोग परेशान हैं, वहीं सुरंग के अंदर जमा गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ पे जो गंदगी है इससे बहुत परेशानी होती है। हम जो है स्कूल जाते हैं सुबह शाम तो हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ पे पशु जो है यहाँ पे एक कांच की वो गिरा देते तो उनको भी बहुत परेशानी होती है और यहाँ पे बदली के कारण कई लोग आ जा नहीं सकते। उत्तरकाशी में तामाखानी स्थित टनल को हैंडओवर करने के लिए प्रयास अभी गतिमान है और अभी प्रयास यही चल रहा है कि टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो सिंचाई विभाग द्वारा बीआरओ के साथ साझा की गई हैं और एक बार उनका अध्ययन करने के उपरांत बीआरओ द्वारा अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। डोईवाला में आंदोलित किसानों ने अपने धरने को खत्म कर दिया है। किसानों की मुख्य सचिव एसएस संधू से बात हुई, जिसके बाद किसानों का 26 दिनों से चल रहा धरना खत्म हुआ। किसानों का कहना है कि आश्वासन दिया गया है कि डोईवाला में टाउनशिप नहीं बनेगी और शुगर मिल बंद नहीं होगी। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस होंगे। इसी के साथ सरकार द्वारा वापस लिए गए फैसले को किसानों ने अपनी बड़ी जीत बताया और खुशी मनाई। विरोध के बाद यहाँ से कैंसिल करके दूसरी जगह चिन्हित कर ली है और शुगर फैक्ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को बुला करके कल इसमें एक मीटिंग लेते हैं, शुगर फैक्ट्री भी चलेगी।
रुद्रप्रयाग में सड़क किनारे की अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। आज अगस्त मुनि, बेड़ूबगड़, सिल्ली, चंद्रपुरी, जवाहर नगर, बांसवाड़ा में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग की। दरअसल हाईवे के किनारे बनाई गई दुकानों और मकानों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो लंबे अरसे से यहाँ पर दुकान के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। दुकानें टूटने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उधर रामनगर में भी सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध तेज हो चुका है। कई संगठन से जुड़े लोगों ने आज रामनगर बाजार बंद रखा। लोगों ने कार्रवाई के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। रामनगर में रानीखेत रोड की दुकानें और पूछड़ी गांव के 110 घरों को हटाया जाना है, जिसके विरोध में आज प्रदर्शन हुआ। से अपने घरों में रह रहे थे, एकाएक वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने, एनएच ने उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको बेघर करना शुरू कर दिया है और उसके खिलाफ पूरे रामनगर की जनता एकजुट हो रही है। और यही मांग हमारी सरकार से है कि किसी को भी नहीं हटाया जाए, सबको उनकी जगह पर मालिकाना अधिकार दिया जाए। इसको लेकर के आज यहाँ पर बंद और जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है। आंदोलन जारी रखा है, जिसमें हमारे साथ पुछड़ी के लोग भी आए हैं। पुछड़ी के 110 मकानों को चिन्हित कर रखा है, जिनमें से वो भी तोड़े जाएंगे कह रहे हैं। अब देखो कितनी तारीख तक तोड़े जाते हैं, 5 तारीख का समय दे रखा है। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा रामनगर वालों को। और क्या बताएं, इस समय आम डंडा है, कई लोग ऐसे हैं, आम डंडा है, तुम्हारा रानीखेत रोड पूरी है, लखनपुर का चौराहा है, लखनपुर में सारी रोडें तोड़ने को कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सीरो समेत अन्य गांवों को जाने वाली सड़कें खस्ता हाल हैं। ग्रामीण लंबे वक्त से सड़क की दुर्दशा सुधारने के लिए सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वहीं खराब सड़क की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीरो समेत बौसाल, भेटी, कलजी खाल मोटरमार्ग और पिपला टेका मोटरमार्ग की खस्ता हाल से ग्रामीण खासे परेशान हैं। सड़क पर बने गड्ढे सड़क दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। और विगत 15-20 सालों से ये स्थिति हो रखी है कि सड़क जब भी बनती है तो कुछ समय बाद वो टूट जाती है और फिर हालत जस के तस हो जाते हैं। रोज के रोज कई दिन किसी के पट्टे टूट जाते हैं, किसी के बुश कट जाते हैं इन खड्डों में। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हमें शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शीघ्र ही इस कार्य को शुरू किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लिव इन पर सवाल, बगैर शादी रिश्तों से हाईकोर्ट नाराज। हाईकोर्ट की टिप्पणी, फिल्म सीरियल फैला रही गंदगी। हर सीजन पार्टनर चेंज, क्यों खत्म रिश्तों की रेंज। यूसीसी में लिव इन की टेंशन, देना होगा डिक्लेरेशन। मां बहस शाम 7:55 पर।